Hello guys, this is Adarsh Shukla and today I would like to discuss about the Coulomb's law. Coulomb's law जो कि आप लोग ऑलरेडी जानते हो कि इससे हम लोग क्या पता करते हैं, कूलम्स ने वैद्युत बल के बारे में बताया था। वैद्युत बल होता क्या है? वैद्युत बल बेसिकली कोई भी अगर हमारे पास क्या होते हैं, चार्ज होते हैं, आवेश, चाहे धन आवेश हो, चाहे ऋण आवेश हो, चाहे धन ऋण आवेश हो, तो उनके मध्य क्या होता है, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल लगता है। इसी को बताने के लिए कूलम ने अपना कह दिया था, एक लॉ दिया था जो कुछ इस प्रकार से था। इनके अनुसार किन्हीं दो बिंदु आवेश, बात यहाँ पे केवल बिंदु आवेश की हो रही, बड़े आवेशों की नहीं। कूलम्स लॉ केवल एप्लीकेबल है बिंदु आवेशों के लिए। इन्होंने क्या कहा, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। पहला पॉइंट क्या है कि उनके जो आवेश होंगे उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा और उनके मध्य जो भी डिस्टेंस होगी उसके स्क्वायर, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो फाइनली अगर मान लो कोई दो बिंदु आवेश है Q1 व Q2 और इनके मध्य की दूरी r हो, तो इनके मध्य लगने वाले वैद्युत बल का परिमाण, दिशा में केवल परिमाण जो होगा वो निर्भर करेगा F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे। ये जो हमारा ये प्रोपोर्शनल का साइन है, जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लाते हैं इसके Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये जनरल फार्मूला, साधारण सूत्र है किसका, न्यूटन कूलाम के नियम का। ठीक है। अब यहाँ पे एक अनुक्रमानुपातिक नियतांक है तो इसका मान भी होगा। अगर हम क्या करें, सारी वैल्यूओं को अपने उनकी MKS वैल्यू में रखें, ठीक है, तो यहाँ से हमें इसकी वैल्यू क्या मिलती है, S को MKS में रखें, Q1 Q2 को और R को, देन हमें K कैलकुलेट होके आता है, एक्सपेरिमेंटली प्रूव है, 9 × 10⁹ आता है और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। विमीय सूत्र इसका क्या हो जाएगा, सेम उसी तरीके से अगर हमारे पास मात्रक है तो हम इसकी बीमा को भी पता कर सकते हैं। बीमा क्या हो जाएगी इसकी, mL2T-2, mL2, ये हो गई हमारी न्यूटन की बीमा और L2 हमारी हो गई मीटर स्क्वायर की बीमा अपॉन कूलाम की होती है AT, तो यहाँ स्क्वायर है तो हो जाएगा A2T2। देन इसकी बीमा हमें क्या मिल जाएगी, इसकी बीमा हमको मिल जाएगी mL3T-4A-2। ठीक है। ये जनरल फार्मूला है हमारा कूलाम के नियम का, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहीं से हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिकली क्या होता है, स्टार्ट होता है। ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इसके पहले भी है। देन अगर हम बात करें कि फोर्स के बिना बल को समझे हुए अच्छे से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलो, अगर हमें ये इसका फॉर्मूला समझ में आ गया है तो थोड़ा सा और समझने के लिए हम क्या करते हैं कि एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। जस्ट छोटी सी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेते हैं। सपोज करो कि दो पॉइंट चार्जेस हैं। एक पॉइंट चार्ज हमारा Q1 इक्वल टू कितना, -5 माइक्रोकूलम और दूसरा हमारा पॉइंट चार्ज है Q2 इक्वल टू कितना, 8 माइक्रोकूलम। ठीक है, 8 माइक्रोकूलम। माइक्रो को दिखाते हैं बच्चों न्यू से, इसलिए मैंने न्यू का साइन दिया है। Q1 इक्वल टू कितना, -5 माइक्रोकूलम तथा Q2 इक्वल टू कितना, 8 माइक्रोकूलम। एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पर रखे हैं, R इक्वल टू 200 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि वैद्युत बल इनके मध्य जो वैद्युत बल निकलेगा वो बताओ, उसका परिमाण बताओ, ठीक है, और साथ में उसकी प्रकृति बताओ, नेचर, दोनों चीजें बताओ हमसे। परिमाण और प्रकृति दोनों चीजें हमसे पूछ रहा है। सिंपल फॉर्मूला है। तो बच्चों प्रकृति का मतलब क्या, प्रकृति का मतलब कि इसका नेचर कैसा होगा। दो ही तरीके के फोर्स होते हैं, या तो आकर्षणात्मक लगता है या तो प्रतिकर्षणात्मक लगता है आवेशों के मध्य। तो मैंने बताया है अगर समान आवेश हो, है ना, क्या हो, समान आवेश, लाइक चार्जेस हो, है ना, जैसे प्लस हो या माइनस हो, तो इनके मध्य कौन सा आवेश लगेगा, इनके पास कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण। ठीक है। और अगर असमान आवेश हो, असमान आवेश, तो इनके मध्य कौन सा बल लगेगा, अगर एक प्लस है दूसरा माइनस है या एक माइनस है दूसरा प्लस है, तो इनके बीच कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल। बच्चों ये हो गई इसकी प्रकृति। तो मतलब हमारे इस क्वेश्चन में एक दिया है हमारा -5 माइक्रोकूलम और दूसरा दिया है हमारा 8 माइक्रोकूलम। तो आपको पता है कि इसकी प्रकृति क्या हो गई, प्रकृति हो गई आकर्षणात्मक। एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो प्रकृति हमारी क्या हो गई, आकर्षणात्मक। अब हम इसका क्या निकालेंगे, अब हम परिमाण पता करेंगे। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, वही हमारा कूलाम का फार्मूला, F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। रख लो, K की वैल्यू कितना है हमारा, 9 × 10⁹ हम देख चुके हैं, और
Q1 और Q2 की वैल्यू कितना हो जाएगी। Q1 हमारा आवेश है, हाँ याद रखना ये आवेश है माइक्रो कूलम में, बट ये जो 9 × 10⁹ आती है ये MKS वैल्यू है। मतलब हमें क्या करना होगा, इनको इनकी MKS वैल्यू पे बनाना होगा। तो क्या है, Q1 5 माइक्रो कूलम है तो मुझे इसको कूलम में बनाना होगा। आप लोग याद रखना बच्चों कि कहीं भी दिया हो 1 माइक्रो कूलम इक्वल टू होता है 10⁻⁻6 कूलम। याद रखना ये फार्मूला, 1 माइक्रो कूलम इक्वल टू 10⁻⁻6 माइक्रो कूलम। तो यहाँ पे क्या दिया है 5 माइक्रो कूलम, माइनस नहीं रखेंगे क्योंकि प्लस माइनस केवल इसकी प्रकृति बताता है। हम परिमाण की बात कर रहे हैं तो केवल इसका मैग्नीट्यूड रखेंगे, परिमाण ही देखेंगे और कुछ नहीं देखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 5 और माइक्रो है तो 10⁻⁻6 इंटू ये Q1 की वैल्यू हो गई। Q2 हमारा क्या है 8 माइक्रो कूलम, तो हमारा क्या हो जाएगा 8 × 10⁻⁻6 और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, इनके बीच की डिस्टेंस है बच्चों 200 सेंटीमीटर। तो इसको भी हमें मीटर में बनाना होगा। आपको पता है कि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, तो 200 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना हो गया 2। तो 2 का यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। देखो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, पहले इनको सॉल्व कर लो। 9 × 5 × 8 को एक साथ लिख लिया हमने और साथ में पावर, यहाँ 10⁻9 है, यहाँ 10⁻6 है, यहाँ 10⁻6 -6 और 9 में से इसको सेपरेट आउट करेंगे तो हमारा क्या बचेगा 10⁻³ 9 3 12। ठीक है, और नीचे हमारा क्या है 2 का स्क्वायर करोगे बच्चों आएगा 4, 4 से इसको कैंसिल आउट करो आ गया 10। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ गया 10 है ना, 10 से 1 0 इसको और कैंसिल आउट कर दो। यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा 9 × 10⁻⁻2 न्यूटन। बल है तो बल का मात्रा क्या होगा, न्यूटन ही होगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हमने एक सॉल्व किया है। क्या किया है, 2 आवेश दिए हुए थे है ना, एक -5 का और एक 8 माइक्रो कूलम का, और बीच की डिस्टेंस दी हुई थी। हमें क्या करना था, हमें सिंपल सा एक जनरल फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन था। हमें उसकी बल की प्रकृति बतानी थी और हमें उसका क्या बताना था, साथ में हमें उसका बताना था आपको बल का परिमाण। तो हमने दोनों चीजें यहाँ से बच्चों क्या कर ली है, कैलकुलेट कर ली है। प्रकृति एक प्लस है दूसरा माइनस है तो आकर्षणात्मक होगी, और साथ में परिमाण के लिए हमने फार्मूला F = Q1 Q2/r² को फॉलो किया और इसकी यूनिट को आपस में इनकेस में कन्वर्ट करके और सारी वैल्यू को हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। तो बच्चों क्लियर है, ये कूलम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, कूलम का नियम, और कूलम के नियम से ही वैद्युत बल को हम लोग डिसाइड करते हैं और डिफाइन करते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जनरल फार्मूला है। बट अब एक फार्मूला तो हम लोगों ने देख लिया, इसका जनरल फार्मूला है, लेकिन अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे के फार्मूले की। ठीक है, तो आगे कुछ इस तरीके से है, जैसे अगर ये बल निर्वात में हो, ठीक है, अगर ये दोनों के दोनों चार्ज क्या हो, निर्वात में हो, तो क्या निर्वात में जनरल फार्मूले से कुछ दूसरा फोर्स लगेगा, ये हमें देखना है। तो हमारा पहला टॉपिक है, इसी का सब टॉपिक बना ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, कि हम अभी ये कूलम का नियम ही पढ़ रहे हैं और इस कूलम के नियम के कुछ सब टॉपिक हैं। ठीक है, तो ये सब टॉपिक में जो पहला टॉपिक है हमारा, कि अगर हमारे आवेश कहाँ रखे हों, निर्वात में रखे हों, तो कैसे होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है, पहला टॉपिक है आवेश निर्वात में हो। निर्वात मतलब बच्चों वैक्यूम का मतलब क्या, वहां पे कोई माध्यम नहीं है, कुछ भी हो सकता है हमें नहीं पता, लेकिन वहां पे कोई माध्यम नहीं है। ठीक है, तो जब माध्यम नहीं होता है तो एक वर्ड आता है निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता, अगर इसको डिफाइन करने की बात करें, कोई पूछे निर्वात की विद्युतशीलता क्या होती है, तो सिंपल सी बात है, जब चार्ज है बच्चों याद रखना, जब कोई भी दो चार्ज है तो उनके मध्य फोर्स क्यों लगता है, बल क्यों लगता है, क्योंकि उनके मध्य प्रोटॉनों का ट्रांसफिकेशन हो रहा होता है। एक वस्तु से निकलकर, एक चार्ज से निकलकर दूसरे चार्ज पे प्रोटॉन स्थानांतरित होते हैं, तो उनके कारण क्या होता है, हमारा बल स्थापित होता है, जिसे हम लोग वैद्युत बल कहते हैं। तो हम बात कर रहे हैं निर्वात की विद्युतशीलता की। ये क्या बताता है, ये बताता है, ये वो वैल्यू है जो बताती है कि इस निर्वात में जो प्रोटॉन ट्रांसफर होंगे उनकी रेट क्या है, मतलब प्रोटॉनों के स्थानांतरण की दर होती है। ये स्थानांतरण की दर बच्चों, ये कोई बहुत बेसिकली आपको बताया नहीं जाता कि हम बहुत जानते हैं कि वैद्युत बल लग रहा है, ये है वो है, तो वैद्युत बल आया क्यों। वैद्युत बल प्रोटॉनों के स्थानांतरण के आता है। अगर प्रोटॉन एक वस्तु से निकल के दूसरे वस्तु पर नहीं जाते हैं तो वहां पर कभी भी वैद्युत बल स्थापित नहीं हो सकता।
तो निर्वात की गतिशीलता बराबर क्या होता है, प्रोटॉनों के स्थानांतरण की दर। ठीक है, दिखाते किससे हैं, दिखाते हैं इसको एप्सिलॉन नॉट से। एक वर्ड है बेटा, इसको पढ़ा जाता है एप्सिलॉन, इसको हम लोग पढ़ते हैं एप्सिलॉन। ठीक है, इसको पढ़ा जाता है एप्सिलॉन, और यहाँ पे हमने नॉट लगाया, जीरो लगाया है, तो इसको हम लोग नॉट भी पढ़ते हैं या जीरो भी पढ़ते हैं, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट। मतलब निर्वात की विद्युतशीलता क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट। क्वेश्चन हमारा क्या था, क्वेश्चन हमारा ये था कि मान लो ये कोई पॉइंट है ए, यहाँ पे कौन सा आवेश लगा है, एक रखा हुआ है पॉइंट आवेश Q1, और ये दूसरा पॉइंट है हमारा B, इस पे कौन सा आवेश रखा है Q2, और इनके मध्य की दूरी कितना है R, और इस पूरे सिस्टम को निर्वात में रखा गया है, वैक्यूम में रखा गया है बेटा, माध्यम कोई नहीं है। तो अगर निर्वात में रखा गया है इस पूरे सिस्टम को, तो इस पे कितना फोर्स लगेगा, तो सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे निर्वात आ जाता है तो इसके को जो कांस्टेंट आता था के, उसको रिप्लेस आउट कर दिया जाता है किससे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से। कुछ नहीं करना है हमें, इस के को बच्चों क्या कर देना है, सिर्फ रिप्लेस कर देना है किससे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से। तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, अगर अब हम इसका वैद्युत बल देखें, इस पे लगने वाला वैद्युत बल, ठीक है, अतः वैद्युत बल देखा जाए तो फॉर्मूला F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है, बस वहां जहां कैपिटल के आता था उस कैपिटल के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। और बच्चे ये भी क्लियर है कि के की वैल्यू होती थी 9 × 10⁻9, तो इसकी भी वैल्यू होगी हमारी 9 × 10⁻9 ही होगी, कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, 9 × 10⁻9 ही होगी। अब बात आती है कि एप्सिलॉन जो आई है निर्वात की विद्युतशीलता, इस निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक और विमा क्या होती है, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपली निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक और विमा क्या होती है, तो इसको देख लेते हैं। अगर हम बात करें मात्रक की, तो बच्चों आपको फॉर्मूले पे ही आते हैं। आप अगर हम एप्सिलॉन को इधर लेके जाए और इसको इधर लेके आए, देखो हमें क्या मिलना है, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4 पाई, इसी फॉर्मूले को हमने थोड़ा सा इधर किया है, पक्षांतरित किया है, तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू कितना 1/4 पाई, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा Q1 Q2 बाई FR स्क्वायर। ठीक है, कितना मिल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 पाई एप्सिलॉन इधर लेके चले, Q1 Q2 और F को इधर लेके चले। फिजिक्स में आप लोग एक रूल सुने होंगे, 11th में पढ़ते आ रहे हो जनरल, या उससे पहले भी आप जानते हो कि फिजिक्स में अगर कोई भी इक्वेशन लिखी है तो वो तभी पॉसिबल है जब दोनों साइड की विमाएं क्या हो, दोनों साइड की विमाएं या मात्रक समान हो। ठीक है, दोनों पक्षों के मात्रक क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, तभी वो फॉर्मूला स्टेबल होता है, मात्रक समान हो, दोनों पक्षों के मात्रक समान हो तभी वो विमाएं, तभी उसके मात्रक समान होते हैं। तो जाहिर सी बात है हमें एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालना है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक वही होगा जो इधर का मात्रक होगा। ठीक है, तो इधर का मात्रक निकाल लेते हैं। 1/4 पाई क्या है, एक कांस्टेंट, एक वैल्यू है, एक मान है, इसका मात्रक नहीं होगा। Q1 का मात्रक होगा बेटा कूलाम, चार्ज है। Q2 का भी मात्रक क्या होगा, कूलाम, ये भी चार्ज है। नीचे हमारा F क्या है, बल है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन। और ये हमारा क्या है R, इसका मात्रक क्या हो जाएगा बेटा, मीटर, दूरी है तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर। मतलब फाइनली इसका मात्रक हमें क्या मिल जाएगा, इसका मात्रक मिल जाएगा कूलाम का स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, हमें क्या मिल गया, कूलाम का स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। सिंपल है। अब विमा भी निकाली जा सकती है, अगर हमें मात्रक पता चल गया तो विमा भी पता चल जाएगी। कूलाम की विमा क्या होती है, आप लोग को पता होगा, कूलाम की विमा होती है बच्चों AT। ठीक है, तो इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे A2T2। ठीक है, कितना हो गया A2T2। और नीचे देखो हमारा न्यूटन है, न्यूटन का क्या होगा MLT-2, है ना, पता है आपको। और मीटर का क्या होता है L2 होता है। देन फाइनली यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, इसको ऊपर लेके जाओ अगर तो M है यहाँ पे, ऊपर लेके जाएंगे बच्चों -1 हो जाएगा, रेसिप्रोकल में था। अब हम इसको क्या करेंगे, L यहाँ पे L1 है और यहाँ पे क्या है L2 है, मिलके कितना हो जाएगा, मिलके हो जाएगा हमारा L3, और ऊपर लेके जाएंगे तो -3 हो जाएगा। यहाँ पे देखो बच्चों क्या है, यहाँ पे है हमारा उसके बाद यहाँ T-2 है, ऊपर लेके जाओ +2 और +2 यहाँ पे है तो कितना हो जाएगा T⁴ है ना, और यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। इस चीज याद रखना, डायमेंशन को कभी पावर से या घात से नहीं पढ़ते, हम इसको क्या पढ़ेंगे M-L-1 M-1 L-3 T4A2।
ठीक है, इस तरीके से इसके डायमेंशन को हम लोग क्या करते हैं, लीमा को पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक टॉपिक हमने क्या देखा कि अगर मुझे आवेश निर्वात में हो तो कितना फोर्स लगेगा, कुछ नहीं करना था, बस वही जो अपन 1/4πε0 था, इसको हम लोग क्या कर रहे थे, इससे कैंसिल आउट कर रहे हैं। अब एक चीज और वैल्यू है, एक चीज हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस नहीं की, क्या, अगर मुझे इस ε0 की वैल्यू निकालनी हो, है ना, इसका मान, आंशिक मान देखना हो, तो सिंपल है, ε0 का आंशिक मान हमें बच्चों ये पता ही है, इसको इधर लेके चले आओ, इसको इधर लेके चले आओ, मतलब अगर ε0 का हम आंशिक मान देखें, ε0 इक्वल टू, तो ये कितना होगा, अच्छा लेके यहाँ जाएगा 1 कितना 4π इंटू 9 इंटू 10⁹9, ठीक है, 4π की वैल्यू बेटा 22/7 रख लो, 3.14 लिख लो, जब इसको सॉल्व आउट करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 8.85 और उसके आगे वैल्यू 6 समथिंग लिखता है, तो उसको हम लोग राउंड फिगर में लिख लेते हैं 8.86 इंटू 10⁻⁻12। याद रखना, कहीं कहीं पे आपसे इसको पूछा जाता है, इसको यूज करने के लिए बोला जाता है। ठीक है, तो ε0 इक्वल टू कितना होता है वैल्यू 8.86 इंटू 10⁻12। सारी चीजें बच्चों समझ में आ गई है ना, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, क्या आगे देखते हैं। ठीक, ये पहला टॉपिक था। दूसरा, अगर निर्वात हो और साथ में परावैद्युत प्रेजेंट हो, यदि आवेशों के मध्य एक परावैद्युत उपस्थित हो, यदि आवेशों के मध्य क्या हो, एक परावैद्युत उपस्थित हो, तो अब बच्चों परावैद्युत हम लोग पढ़ेंगे जब अपना हम तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे। क्या तीसरा टॉपिक हमारा होता है वैद्युत धारिता तथा परावैद्युत। ठीक है, तो उसमें हम लोग डीपली देखेंगे, बट अभी देख लो कि परावैद्युत क्या होते हैं। परावैद्युत ऐसे पदार्थ होते हैं जो नॉर्मली तो क्या होते हैं, न्यूट्रल, अगर उनके मध्य वैद्युत बल ना लगाया जाए, मतलब किसी वैद्युत क्षेत्र में ना रखे जाए, तो न्यूट्रल होते हैं। बट अगर किसी वैद्युत क्षेत्र में उनको हम लोग रिप्लेस कर दें, तो क्या करते हैं, जैसे ही वैद्युत क्षेत्र में आप उनको रिप्लेस करोगे तो वैद्युत क्षेत्र के अपोजिट डायरेक्शन में वो खुद की फील्ड बना लेते हैं। देखो, जैसे सिंपल सी बात है, मान लो ये एक पॉजिटिव प्लेट थी और ये हमारी एक नेगेटिव प्लेट थी, कहीं भी वैद्युत क्षेत्र की, तो आपको पता है कि वैद्युत क्षेत्र इसका इधर था। अब अगर मैंने एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रख लिया, एक परावैद्युत पदार्थ यहाँ पे रख दिया, मान लो कुछ ये है, वैक्स है, लकड़ी है, वुड है, ठीक, ये सब परावैद्युत पदार्थ होते हैं। तो मान लो यहाँ पे हमने रख दिया, तो ये क्या करेगा, ये प्लस इधर इंड्यूस कर देगा इस पे माइनस, और ये माइनस इधर इंड्यूस कर देगा इस पे प्लस, मतलब इसकी खुद की जो वैद्युत क्षेत्र होगी वो देखो अपोजिट हो जाएगी, है ना। ये वाली वैद्युत क्षेत्र इधर थी और ये जो इंड्यूस्ड आई है वो क्या हो गई, अपोजिट आ गई। तो सिंपल सी बात है, परावैद्युत वे पदार्थ होते हैं जो वैद्युत क्षेत्र को अपोजिट डायरेक्शन में, है ना, वैद्युत क्षेत्र के अपोजिट डायरेक्शन में खुद के एक वैद्युत क्षेत्र का निर्माण कर लेते हैं, या सिंपली कहा जाए परावैद्युत वैद्युत क्षेत्र को कम कर देते हैं। की वैल्यू अगर आपसे पूछे कि परावैद्युत डालने पर किसी भी सिस्टम पे परावैद्युत डालने पर क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, किसी भी सिस्टम पे अगर परावैद्युत आप लगाते हो तो उसका वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाता है, पहले से कम हो जाता है। ठीक है, तो अगर कोई परावैद्युत उपस्थित हो, मतलब ये कोई पॉइंट है हमारा ए, यहाँ पे आवेश है Q1, और ये कोई दूसरा पॉइंट है हमारा B, यहाँ पे आवेश है बेटा Q2, और इनके मध्य की दूरी कितना है R। ठीक है, और ये पूरा सिस्टम निर्वात में है, नो डाउट ये निर्वात में है। ठीक है, ये हमारा क्या है, पूरा सिस्टम निर्वात में है, और यहाँ पर हमने एक परावैद्युत पदार्थ रख दिया जिसकी वैल्यू स्मॉल के है। बच्चों कंफ्यूज मत होना, कैपिटल के और स्मॉल के में, कैपिटल के एक नियतांक है, स्मॉल के क्या है, परावैद्युत की वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अगर एक परावैद्युत है, इसका कुछ भी आंशिक मान होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, याद रखना नंबर्स होते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q1 इक्वल टू इतना, है ना, ये निर्वात है हमारा, निर्वात में सिस्टम था और यहाँ पे परावैद्युत है। तब फोर्स क्या होगा, कुछ नहीं, जो कैपिटल के था वो अब रिप्लेस हो जाएगा किससे, 1/4πε0 इंटू स्मॉल के, साथ में इसके क्या आ जाएगा, स्मॉल के आ जाएगा। ठीक है, तब बल का फार्मूला क्या होगा, तब वैद्युत बल, याद रखना बड़ा सिंपल है, तब वैद्युत बल F इज इक्वल टू कितना लिख लेंगे, 1/4πε0 इंटू के आ जाएगा, स्मॉल के, और वही Q1 Q2/R², इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आने हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, तब वैद्युत बल का फॉर्मूला हो गया जब एक परावैद्युत उपस्थित है। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग। अगर क्या हो कि
कि अब पहले हमने क्या देखा कि निर्वात था, फिर हमने क्या देखा निर्वात में ही हमने परावैद्युत लगा दिया। अब क्या देखेंगे, अब अगर कोई एक माध्यम हो, थर्ड पॉइंट, अगर माध्यम हो, कुछ भी हो सकता है, पानी हो, ऑयल हो, कुछ भी हो, माध्यम हो, ठीक है, मतलब कि ये हमारा कोई पॉइंट है ए, यहाँ पे चार्ज है हमारा Q1, ये कोई दूसरा पॉइंट है हमारा B, यहाँ पे चार्ज है हमारा Q2 और इनके मध्य की डिस्टेंस कितना है R। अब मैं क्या कह रहा हूँ, अब ये कोई माध्यम में रखे हैं, माध्यम कुछ भी हो सकता है, वाटर हो, ऑयल हो, ठीक है, कोई भी माध्यम हो, स्टील हो, कुछ भी हो। तो अगर माध्यम है, ठीक है, तो माध्यम का, अगर माध्यम में ये रखे हुए हैं तो हम वैद्युत बल क्या होगा, तो जिस तरीके से निर्वात की विद्युतशीलता होती है उसी तरीके से माध्यम की भी विद्युतशीलता होती है। माध्यम की विद्युतशीलता, जिस तरीके से निर्वात की विद्युतशीलता उसी तरीके से माध्यम की विद्युतशीलता होती है। इसको किससे दिखाते हैं बेटा, एप्सिलॉन से, याद रखना, ये केवल हमारा एप्सिलॉन होता है, ठीक है, एप्सिलॉन, ठीक, वो हमारा एप्सिलॉन के साथ नॉट लगा देते थे, जीरो, बट यहाँ जीरो नहीं प्रेजेंट है, तो इसको केवल हम क्या पढ़ते हैं, एप्सिलॉन। तब अगर ये है तो फॉर्मूला क्या होगा, तब वही जो हमारा कैपिटल के था वो रिप्लेस कर दिया जाएगा किससे, 1/4 एप्सिलॉन से केवल, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, तब वैद्युत बल हमें मिल जाएगा, तब वैद्युत बल, कितना वैद्युत बल लगेगा, वैद्युत बल हो जाएगा हमारा F = 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2/R²। बच्चों मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको सारे लगने वाले फोर्स को क्या कर दिया है, डिक्टेट कर दिया है, ठीक है। आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ लो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इसको आप लोग अच्छे से समझ लोगे तो आगे आपको स्थिर वैद्युतिकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक आपका टॉपिक है उसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। अच्छा, जिसके साथ में एक छोटा सा देख लेते हैं, कभी कभी पूछ लेता है, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होती है कि क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि सापेक्षिक वैद्युतशीलता और परावैद्युतांक में संबंध लिखिए, या आपसे किसी भी माध्यम की वैद्युतशीलता दे देता है ना, और कहता है कि उस माध्यम में अगर परावैद्युत रखा हो तो उसका मान कितना होगा। सिंपल सी बात है। तो इसको यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, एप्सिलॉन तथा एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन तथा एप्सिलॉन नॉट में संबंध, ठीक है। एप्सिलॉन तथा एप्सिलॉन नॉट में क्या संबंध होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ध्यान से देखो बच्चों, के ही था जिसको हमने रिप्लेस किया था किससे, 1/4 एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल के, जब परावैद्युत प्रेजेंट था, है ना। और के ही को हमने रिप्लेस किया है कब, 1/4 एप्सिलॉन, अभी जस्ट हमने देखा जब ये माध्यम में हो तो कितना होता है एप्सिलॉन, इक्वेशन नंबर 2, है ना। अगर दोनों को डिवाइड करें हम लोग, समीकरण 1/2, अगर दोनों को डिवाइड करें तो के कैंसिल आउट हो